नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अब तक बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अर्थात बिहार सहायक प्राध्यापक संबंधित जितने भी वीडियोज़ या नोटिफ़िकेशन अपलोड किए गए हैं, आपने वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर के बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट प्रश्न रखे हैं, तार्किक प्रश्न रखे हैं जो कि सभी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे। सभी अभ्यर्थियों के मन में वो कौतूहल बना है कि आखिर ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रही हैं? तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो सेगमेंट है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको मुख्य-मुख्य वीडियोज़ व सूचनाएँ उपलब्ध होती रहें। तो देखते हैं दोस्तों क्या है रिगार्डिंग बीएसयूएससी आपके प्रश्न मेरे उत्तर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ ये मेरे उत्तर जो लिखा हुआ है इसका तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं कोई अपनी भावना या फिर अपनी थॉट यहाँ पर कोई स्थापित करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं जो भी उत्तर दूँगा ये रेफ़रेंस के साथ आयोग कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए इसका कोई अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या है कि मेरे पास पीएचडी मूल प्रमाण पत्र नहीं है, क्या करूँ? विश्वविद्यालय द्वारा भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दोस्तों बीएसयूएससी यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो अभ्यर्थी पीएचडी के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं या जमा नहीं किए हैं, उनसे उन अभ्यर्थियों से ये मूल प्रमाण पत्र माँग रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल है कि मैं क्या करूँ? क्या मेरी अभ्यर्थिता चली जाएगी? इस पर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कि मुझे अपना स्कोर कार्ड कैसे पता चले? एक्चुअल है क्या दोस्तों कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ हो या ना हुआ हो, उन सभी अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल है कि मुझे कितना न मार्क्स दिया गया है इंटरव्यू में, मेरा एपीआई स्कोर टोटल कितना ये लोगों ने काउंट किया है, कहीं रिसर्च पेपर में नंबर तो नहीं काटा है। तो सभी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आप स्कोर कार्ड अपना कैसे पता करेंगे। तीसरा है दोस्तों कि आयोग मेरे आरटीआई का उत्तर नहीं दे रहा है। एक ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट किया है कि मुझे आरटीआई का उत्तर नहीं मिल रहा है, आरटीआई डाले हुए 2-3 महीने हो गए या उत्तर मिला तो एप्रोप्रिएट उत्तर नहीं मिला, इस पर क्या होगा? कैसे क्या करें? इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला है कि महिलाओं की 35% रिज़र्वेशन में क्या देश भर की महिलाओं को लाभ मिलेगा? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट सेक्शन में जाकर के ये भी टाइप किया है कि 35% रिज़र्वेशन क्या देश भर की सभी महिलाओं को मिलेगा? उस पे हम चर्चा करेंगे। और एक अगला है दोस्तों कि कौन-सा रिसर्च पेपर मान्य नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों कौन-सा रिसर्च पेपर मान्य नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अपकमिंग सेशन जो आने वाला अगला मेरा वीडियो होगा, उसमें इस चीज़ को मैं कवर अप करूँगा। एक्चुअल है क्या कि जो एपीआई बन रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें रिसर्च पेपर पे चूँकि 10 नंबर दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो इंटरव्यू दे कर के आए हैं, उनका कहना है कि मेरे रिसर्च पेपर में नंबर काट लिए गए थे। उन्होंने आरटीआई वगैरह के माध्यम से इन्फॉर्मेशन या जैसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उनका कहना है कि नंबर काट लिए गए थे। और अगर आप ये सुनना चाहते हैं कैसे क्या हुआ तो इस बीएसयूएससी रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाएँगे, यानी कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ही प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके एक सेगमेंट मिलेगा। वहाँ पर आपको इंटरव्यू जो दिए हुए अभ्यर्थी हैं उनका वीडियोज़ आप देख पाएँगे वहाँ पे। उससे आपको अनुभव मिलेगा कैसे क्या इंटरव्यू हो रहा है, नंबर कैसे काटे जा रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर कि मेरा पीएचडी मूल प्रमाण पत्र नहीं है, क्या करूँ? ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने अभी मैथिली विषय की लिस्ट निकाला हूँ। देखिए मैथिली क्या है, जो कि 20/7/2022 को यानी 20 जुलाई को आया था। तो हम देख लेते हैं क्या सच में एमए का प्रमाण पत्र वगैरह माँगा जा रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी एमए और बीए दोनों का माँगा जा रहा है। देखिए एमए हो, बीए हो, पीएचडी हो, अगर आपने प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो माँगा ही जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अंतर्विच्छा हेतु आमंत्रित किए जाने की स्थिति में अंतर्विच्छा के समय बीए एवं पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अरहित। यानी दोस्तों ये बीए और पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र नहीं अपलोड किए थे तो इनको कहा जा रहा है कि इंटरव्यू के समय कम से कम ये डालिए। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे मिलेगा जिनको कि किसी का पीएचडी, जैसे देखिए यहाँ पर इनको एमए का मूल प्रमाण पत्र मांग रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत अभ्यर्थी मिलेंगे जिनसे कि एमए या पीएचडी वगैरह-वगैरह माँगा गया हो। तो जिनके पास पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपको समय पे मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अभ्यर्थी जाते हैं विश्वविद्यालय में तो वहाँ कहा जाता है कि मूल प्रमाण पत्र इसलिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि राजभवन से किसी कारणवश चूँकि वहाँ पर से भी कोई लेटर नंबर या कुछ ऐसा स्पेसिफिक नंबर मिलता है या कन्वोकेशन होता है तो वो राजभवन के द्वारा ही डिग्री दी जाती है। तो कन्वोकेशन चूँकि राजभवन द्वारा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको अभी डिग्री नहीं दी जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें?
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आप मूल प्रमाण पत्र देंगे तभी आपकी अभ्यर्थिता रहेगी। अगर आप पीएचडी के मूल प्रमाण पत्र की जगह औपबंधिक रूप से जो औपबंधिक प्रमाण पत्र मिलता है, अगर वो भी संलग्न कर देंगे तो आपकी अभ्यर्थिता समाप्त नहीं होगी। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र अद्यतन एनसीएल अप्राप्त, यानी इस अभ्यर्थी ने एनसीएल अभी नहीं किया है, जमा किया है। अगला दूसरा में क्या है कि बीए का औपबंधिक प्रमाण पत्र, एमए का मूल प्रमाण पत्र तथा पीएचडी का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। क्या क्या संलग्न किया है इस अभ्यर्थी ने? बीए का औपबंधिक प्रमाण पत्र, एमए का मूल प्रमाण पत्र, पीएचडी का औपबंधिक प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पे देखिए इनसे क्या कहा गया है कि एनसीएल तथा बीए का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित, यानी इनका क्या क्या स्वीकृत कर लिया, चूंकि एनसीएल तो लगाए नहीं थे इसलिए एनसीएल मांगा है। बीए का इन्होंने औपबंधिक लगाया था इसलिए इनको बीए का मूल प्रमाण पत्र मांगा है। एमए का मूल प्रमाण पत्र चूंकि इन्होंने अपलोड कर दिया था इसलिए एमए का यहाँ जिक्र नहीं है। और देखिए पीएचडी का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया इसलिए यहाँ पे पीएचडी का भी मूल प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। इसका मतलब दोस्तों ये तो प्रमाणिक हो गया कि हाँ पीएचडी के औपबंधिक प्रमाण पत्र से भी आपको इंटरव्यू के लिए कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू आप दे सकते हैं। इसी तरह का देख लेते हैं क्या कोई अगला भी एग्जाम्पल है, ठीक है। देख लेते हैं क्या अगला भी एग्जाम्पल है। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। देखिए शायद ये भी, जी हाँ ये देखिए, पीएचडी के औपबंधिक प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराएगी। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिख रहा है अगला सेगमेंट में कि पीएचडी का प्रमाण पत्र स्वीकृत, ये नीले वाले में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पीएचडी का प्रमाण पत्र स्वीकृत, यानी कि औपबंधिक रूप से भी जो है उसको स्वीकृत कर लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ दोस्तों, चूंकि हम यहाँ पे आए हैं तो एक चीज़ और जिक्र करेंगे, जैसा कि मैंने अपने नेक्स्ट सेगमेंट में क्या लिखा था दोस्तों कि आपने ये वाला पहला प्रश्न तो हो गया, अगला है कि मुझे अपना स्कोर कार्ड कैसे पता चले। लेकिन इसके चलने से पहले एक और समस्या का दोस्तों यहाँ पे चलिए जिक्र कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, वो एनसीएल रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित। दोस्तों हम थोड़ा बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले लोगों की भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में है क्या कि जो बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रकार का एनसीएल प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर, जो कि उनको आरक्षण मिलने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि एनसीएल अपलोड करना था, तो जिन्होंने एनसीएल नहीं अपलोड किया है उनको देखिए ये सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में रख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि कई अभ्यर्थियों से एनसीएल मांगा भी जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि अंतर्विच्छा के समय आमंत्रित किए जाने की स्थिति के समय एनसीएल संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित, यानी ये कह रहे हैं अगले वाले अभ्यर्थी को कि अगर एनसीएल आप इंटरव्यू के समय तक ले आ देंगे तो आपको औपबंधिक रूप से हम स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कह रहा है कि एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अनारक्षित कोटि में, तो इनको क्यों नहीं एनसीएल लाने का मौका दिया। तो एक्चुअल में है क्या दोस्तों कि ये देखिए ये एनसीएल अपलोड ही नहीं किए थे, एनसीएल इन्होंने अपलोड ही नहीं किया था फॉर्म भरते समय, लेकिन इस अभ्यर्थी ने किया था लेकिन अप्रोप्रिएट एनसीएल नहीं लगाया था। अप्रोप्रिएट एनसीएल का तात्पर्य दोस्तों, एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो भी अभ्यर्थी वो दो तरह से बनाते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिन अभ्यर्थियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एनसीएल लगा दिया है उनको एनसीएल बिहार वाला मांग लिया जा रहा है, या फिर जो अभ्यर्थी आउटडेटेड, सॉरी बैकडेटेड, जो बहुत पीछे का हो, अगर उस प्रकार का एनसीएल लगाए हो तो उनसे करंट एनसीएल मांगा जा रहा है, ठीक है। जैसे 22वें नंबर के जो अभ्यर्थी हैं देखिए, ये 22वें नंबर के अभ्यर्थी देखिए, इनके में क्या लिखा हुआ है कि प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू सबमिशन डिक्लेरेशन ऑफ इतना 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 करेंट एनसीएल बिकॉज एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिटेड इशूड प्रायर टू 2021, यानी 2020 से 2021 से पहले का इनका एनसीएल है, ठीक है। यानी ये पुराना एनसीएल लगाए हैं लेकिन पुराना लगाए हैं, इसीलिए इनसे कह रहा है कि आप नया एनसीएल ले आइए तब हम आपको औपबंधिक रूप से मान लेंगे। तो एनसीएल वाला कंडीशन आप समझ गए दोस्तों कि जो अभ्यर्थी पुराना लगाए हैं उनको नया लगाना होगा, या जो अभ्यर्थी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाए हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट का लगाना होगा। और जो अभ्यर्थी क्लेम तो किए हैं कि मैं बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हूँ लेकिन एनसीएल लगाया ही नहीं है, उन्हें सीधे दोस्तों अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मेरा अगला क्या था कि मुझे अपना स्कोर कार्ड कैसे कैसे पता चलेगा। हाँ दोस्तों, वो ये देखिए इसका उत्तर है आरटीआई। आप आरटीआई लगाइए, आपको स्कोर कार्ड का उत्तर पता चलेगा।
आप आरटीआई, लेकिन आरटीआई देने का भी एक तरीका है दोस्तों, अन्यथा आप आरटीआई देंगे इसके बावजूद भी आपको स्कोर कार्ड अपना नहीं पता चलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एक्चुअल ये दूसरा और तीसरा प्रश्न एक ही वीडियो में एक ही उत्तर में कवर हो जाएगा। तीसरा क्या है कि आयोग मेरे आरटीआई का उत्तर नहीं दे रहा है। इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों एक फोटोज पे, ठीक है। ये देखिए, ये किसी अभ्यर्थी द्वारा आरटीआई डाला गया था, इसके उत्तर में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का क्या उत्तर आया है। ये देखिए, विशेष कार्य पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ये देखिए अभ्यर्थी का नाम है, चूंकि उनकी निजता का हनन होगा इसलिए मैंने अभ्यर्थी को यहाँ पे कलर कर दिया है। विषय क्या है दोस्तों कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के संदर्भ में वांछित सूचना का प्रेषण। सूचना आवेदन आईडी इतना 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 11/5/2022। दोस्तों इन्होंने 11/5/2022 को ये कहीं ना कहीं आपको दिया होगा, आरटीआई डाला होगा। देखिए नहीं नहीं, 11/5/2022 को एक्चुअल में इनको मिला हुआ है। देखिए कहना क्या है कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगाधीन आपके सूचना आवेदन 28/4/2022, यानी दोस्तों ये 28 अप्रैल को इन्होंने आरटीआई लगाया था। 28/4/2022 के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नमत है। क्या है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2 चे 2 झ 2 त्र के अनुसार किसी रूप से कोई सामग्री ही सूचना की श्रेणी में है और इससे भिन्न किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार नागरिकों को नहीं है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी को हाँ या ना, क्यों, कब आदि के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता नहीं है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में आपके आरटीआई का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर आप ये कहेंगे मेरा चयन क्यों नहीं किया गया, ये देखिए क्यों बताने के लिए आपके बाध्य नहीं है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। क्या मेरा चयन हो जाएगा, हाँ या ना? अब इस तरह के प्रश्न का ये जवाब नहीं देंगे आप। अगला मेरे विषय का इंटरव्यू कब लेंगे, इसका ये देखिए रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। या फिर आपने मेरे रिसर्च पेपर को अगर छांट दिया, क्यों छांटा, इसका ये उत्तर नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों आरटीआई डालते हैं क्या, क्यों, कब करके, तो आपके प्रश्नों का उत्तर शायद आरटीआई के माध्यम से न मिले और इस तरह का लेटर आपको पकड़ा दिया जाए। इसलिए आप जब भी अपने स्कोर कार्ड की डिमांड करें तो इस तरह से क्यों, क्या, कब ऐसे ना करके करें। आप खुद से मांगें कि महोदय से आग्रह है कि मुझे मेरे विषय का जितने भी अभ्यर्थी हैं, या फिर व्यक्तिगत अपना मांग सकते हैं कि मैं अपने स्कोर कार्ड को देखना चाहता हूँ, इसे इसलिए मुझे उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। इस तरह से मांगिए। अब ऐसा ना हो कि मेरे नंबर क्यों छांट दिए गए, मेरे नंबर क्यों कम हैं, या मेरे नंबर कहाँ कम कर दिए गए हैं, इस तरह से ना कहें। इस वजह से ही आपको आरटीआई उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ऐसे डालेंगे तो आरटीआई आपको उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आरटीआई संबंध में मैंने अपनी बातों का स्पष्ट रूप से रख दिया और आप पूरी तरह से उसे समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सेकंड प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि महिलाओं के 35% रिजर्वेशन में क्या देश भर की महिलाओं को लाभ मिलेगा? इस पर देखिए ये थोड़ा अनसुलझा है, लेकिन मैंने इसे बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया है। इसके लिए सीधे हम चलते हैं दोस्तों विज्ञापन की ओर। ये देखिए आपके सामने अभी विज्ञापन खोल रखा है मैंने, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये विज्ञापन ही है। इसके ऊपर में सीधे ले चलता हूँ। ये देखिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ठीक है। नोटिस फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, आपने देख लिया है कि ये विज्ञापन ही है। अब देखिए दोस्तों, जो 35% रिजर्वेशन क्या का है पॉलिसी, बिहार स्टेट के जो बाहर की महिलाएं हैं उनके मन में ये है कि क्या हमें भी लाभ मिलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर आउट ऑफ स्टेट हैं तो आपको लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या कहा है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मेंशनड बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मेंशनड एबव except that on the basis of disability will be applicable only to suitable candidate who are permanent domicile of बिहार। यानी कि केवल डिसेबिलिटी के केस में, दिव्यांगता के केस में देश भर के सभी दिव्यांगों को ये रिजर्वेशन का लाभ दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दे रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थी तर्क रखेंगे कि 35% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो हॉरिजेंटल कही गई है, इस वजह से जनरल में भी 35% होगा, अनारक्षित वर्ग में भी 35% होगा, इसलिए देश भर की सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। नहीं दोस्तों, अनारक्षित केवल लिख देने की वजह से ऐसा नहीं है कि सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल तो ये दिव्यांग कैटेगरी को भी दिया गया है। तो जब हॉरिजेंटल दिव्यांग कैटेगरी वाला भी है तो दिव्यांग कैटेगरी की क्या लिखने की जरूरत थी? अगर हॉरिजेंटल में ही ये शब्द छुपा हुआ है
कि हॉरिजॉन्टल का तात्पर्य हो गया कि देश भर की सभी, चूंकि क्षैतिज आरक्षण में होता क्या है कि बीसी का 35%, जनरल का 35%, ईबीसी का 35%, एससी का 35%, इस तरह हो गया, मतलब हर एक कैटेगरी का 35%, हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स। तो अगर ऐसा रहता तो फिर पीएच वाले में भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ स्टेट की फीमेल हैं, शायद उनको 35% रिजर्वेशन का लाभ ना दिया जाए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे, यहाँ पे पैसे की भी शुल्क में जो छूट दी गई है केवल बिहार की महिलाओं को दिया गया है। देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि फॉर वुमेन कैंडिडेट हु आर परमानेंटली रेसिडेंट्स ऑफ बिहार बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी ₹75। ठीक है, ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए 75 रुपीज़, न कि सभी देश की महिलाओं के लिए। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जो रिजर्वेशन का लाभ है 35%, वो केवल बिहार की महिलाओं के लिए, न कि सभी देश की महिलाओं के लिए है। ओके, तो ये चीज़ आप देख पाए होंगे दोस्तों। एक्चुअल में ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना केवल बिहार की महिलाओं को, मुझे पता है ये चीज़ मेरे वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी और आप लोग इस पर कमेंट भी करेंगे। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। आप कोई तार्किक तर्क रखिए कमेंट सेक्शन में जिससे कि सभी संतुष्ट हो पाएँ और मैं भी स्वयं संतुष्ट हो पाऊँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हॉरिजॉन्टल वाला मैटर ना रखिएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो पीएच को भी दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो देश भर के पीएच को नहीं है। सॉरी, देश भर के पीएच को मेंशन कर रखा है, लेकिन महिला वाले केस में कहाँ मेंशन किया है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं कि कौन सा रिसर्च पेपर मान्य नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि अपकमिंग सेशन में मैं इसे इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके सामने ले आऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझसे जुड़े। मुझे लगता है कि मैंने सभी बातों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है। थैंक यू सो मच, आप मुझसे जुड़े और एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।